हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है गॉसियन मिक्सचर्स। ओके, तो बेसिक गॉसियन मिक्सचर मॉडल हमारी एक और अनसुपरवाइज मॉडल है। तो इससे पहले हमने और भी क्लस्टरिंग मॉडल्स पढ़ रखे हैं, जैसे कि के मीन्स एल्गोरिदम। ओके, तो ये भी गॉसियन मिक्सचर काइंड ऑफ सिमिलर टू के मीन्स है, बट एक्चुअली ये गॉसियन मिक्सचर जो है ना, वो के मीन्स का जनरलाइजेशन है। लाइक के मीन्स में हम क्या करते हैं, के मीन्स में हम पता करते हैं कि कोई कोई जो इंस्टेंस है वो किस क्लस्टर को बिलोंग कर रही है, राइट। हम उसका क्लस्टर का सेंटर निकाल सकते हैं वगैरह। मगर ये जो गॉसियन मिक्सचर्स है ना, वो उससे भी ऊपर जा सकता है। वो उस क्लस्टर का सिर्फ क्लस्टर का सिर्फ सेंटर नहीं, बल्कि उसका शेप, ओरिएंटेशन, साइज, डेंसिटी सब कुछ निकाल सकता है। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आखिर ये होता क्या है, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम इसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं गॉसियन मिक्सचर का मतलब क्या था। ओके, तो जैसे ये टर्म है गॉसियन मिक्सचर्स, तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज का मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का? ओके, तो मिक्सचर जानते हो किस चीज का है? मिक्सचर जैसे कि हमारे पास केमिन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं। इसमें भी काइंड ऑफ क्लस्टर बोल सकते हो, लेकिन क्लस्टर की जगह हम एक प्रॉपर टर्म देते हैं, वो है कि मिक्सचर ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशंस। भैया पूछोगे कि भला गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो आपने ऐसा कभी एक कर्व ड्रॉ किया होगा, कुछ ऐसा कर्व जो इस शेप में होता है। बेसिकली ये बेल शेप कर्व। ओके, तो ये ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा बेल शेप कर्व कब मिलता है? जब हमारी डेटा रहती है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में रहती है। इसका मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द डेटा है ना, वो मीन के आसपास है। इसका मीन कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। और इस मीन के दोनों साइड ना डेटा सिमेट्रिकल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस 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 रीजन में, यानी मीन के आसपास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा रहते हैं, और जैसे जैसे मीन से दूर जाते हैं वैसे डेटा की अमाउंट कम होती जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, जहां पर हमारा जो डेंसिटी कर्व है, ये क्या है? ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये क्या होता है ये पता पता रहना चाहिए। ओके, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर्व। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो कर्व है, इसके अंदर हम कर्व का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो सपोज सपोज मैं आपको जल्दी समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है। तो सपोज हम मेजर कर रहे हैं कि भला कल विंड किस रफ्तार से चलने वाली है। ओके, तो उसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ हो सकता है कि सपोज मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, 4 पर किलोमीटर आवर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? और इधर क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 किलोमीटर से फ्लो करने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 किलोमीटर एयर की फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। 3 किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 4 की इतनी है। तो आप बोलोगे कि अगर मैं पूछ दूं कि कल 2 किलोमीटर पर आवर से एयर फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे जो टू के करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू होगी वही हमारे आंसर होगी। पर ऐसा आप कभी सुने हो कि एग्जैक्ट 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बढ़ रही है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा तो एरर होगा ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 199 और 2.01 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो जो हवा चल रही है, इसके बीच अगर हम निकाल ले वैल्यू, तो वो हमारा दे देगा अप्रॉक्स 2 किलोमीटर, क्योंकि इससे अप्रॉक्स हम 2 कर सकते हैं, इससे अप्रॉक्स भी हम 2 कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसे निकलता है? ये एक्चुअली एरिया अंडर कर्व से निकलता है, राइट। कुछ ऐसा आएगा, और इससे अगर हम इंटीग्रल से इस एरिया को निकाल लेना, तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलता है, राइट। और ये जो देगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा जहां पर एक्स की वैल्यू 199 से 2.01 के बीच है, राइट। और इसके अंदर जो एरिया आएगी वही हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू होगी, राइट। तो इससे पता चलता है ना कि अगर ऐसा कर्व हम मिल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाने से उन सारे इंस्टेंसेस पे, तो इसका मतलब हमारे पास एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस केस में, क्योंकि यहाँ मिक्सचर्स है, तो यहाँ इस केस में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिक्सचर्स हो सकते हैं, राइट। तो सिमिलर टू जैसे केमिन से बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं। तो क्लस्टर की जगह हम यहाँ पर गॉसियन मिक्सचर्स लेते हैं। और जो भी हम इंस्टेंस उठाएंगे ना, वो इतना पक्का है, इस गॉसियन मिक्सचर मॉडल ने अज्यूम कर लिया है कि जो भी इंस्टेंस हम उठाएंगे वो किसी ना किसी
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कैसे करते हैं हम, लाइक ये वर्क कैसे करता है ये मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गॉसियन मिक्सचर के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि बेसिकली कुछ ऐसा होता है। ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो मेन पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है म्यू और दूसरा होता है सिग्मा, समेशन वाला सिग्मा। ओके, तो ऐसा कुछ रहता है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, कि एक्चुअली ये शो क्या करता है, ये शो करता है, और इसके साथ हमारा जानता है, इसके साथ हमारा बाहर एक वेट रहता है। तो मैं सपोज मैं इसे अभी ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में आपको पाई से डिनोट करने मिल जाएगा। ये क्या शो करता है, ये एक्चुअली जो करंट क्लस्टर है, मान लो कि बहुत सारे बहुत सारे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कि आपने जे डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, मान लो एन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली मैं एन नहीं लूंगा, मैं के बोलता हूँ। जैसे के मीन्स में के लेते हैं क्लस्टर, वैसे ही मैं सपोज उससे कंपेयर करने को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास के डिस्ट्रीब्यूशन है, के गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, उसमें से मैंने जे डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई जी आ जाएगा। ये पाई जी का डोनेट करता है ये वेट ऑफ द क्लस्टर। ओके, तो एक्चुअली वेट ऑफ द क्लस्टर काफी काफी इन्फ्लुएंस करता है किस पर, उस इंस्टेंस पर जिसको हम चेक कर रहे हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो इंस्टेंस हम चेक कर रहे हैं वो जेथ क्लस्टर को बिलोंग करता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या शो कर रहा है हमें कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इंस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, वो इस क्लस्टर जेथ क्लस्टर बिलोंग करता है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। ओके, तो इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, पर उससे वहां जाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आखिर हम इन गॉसियन फंक्शंस को, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज कैसे करें। ओके, तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, राइट। तो गॉसियन फंक्शन 1D में तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1D में हमने ऐसा बना दिया, 1D में हमारे पास कुछ ऐसा कर मिलता है, राइट, कुछ ऐसा कर। मान लो आपको उसे 2D 3D बनाना, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो अगर आपके पास दो फीचर्स है ना, उसका आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना, तो वो 3D में बनने वाला है। तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, मगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं तो कुछ ऐसा बनने वाला है। ये 3D में रहेगा शेप। ओके, ये 3D में शेप है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसा शेप बन रहा है। ये 3D में है। ओके, ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट हो गई इसकी। ये जो हमारा ऐसा बेल शेप बन रहा है ना, ऐसा ही कुछ फंक्शन है। और ऐसा एक नहीं है, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है इस स्टेप में हो सकता है ऐसे कहीं टिल्टेड फंक्शन भी हो कहीं पर। ओके, ये कहीं और फंक्शन हो, और इधर से भी हो सकता है, नीचे ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसे। तो मैं बस एक दिखाना चाह रहा हूँ अभी के लिए। तो ऐसा कुछ है। तो भला हम हर जगह ऐसा शो नहीं कर सकते, राइट। हमें विजुअलाइज करना है, हमें पता करना है कि आखिर जो हम इंस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, वो किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं ना, हम इससे ऊपर से देखते हैं। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो सपोज इसकी बहुत सारी लेवल्स होंगी, राइट। ये ऊपर की लेवल है, ये बीच की लेवल है, और ये नीचे की लेवल है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमें कैसा दिखने वाला, हमें कुछ ऐसा दिखने वाला, राइट। ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट। उसके बगल में हमें कुछ ऐसा दिखेगा, उसके ऊपर ये इसके नीचे वाला पार्ट है, और जो सबसे नीचे वाले वो कुछ ऐसा दिखने वाली है। ओके, तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मगर आप समझना ट्राई करो। ओके, तो हमें बाहर कुछ ऐसे ही मिलने वाला है। तो ये जो है ना, ये जो फिगर है, ये इसका टॉप व्यू है। और इसी यही है हमारा, क्या है, ये हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, वन ऑफ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। और ऐसे काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए बोल दो, ये हमारा क्लस्टर है, इस फॉर्म में हमारा क्लस्टर है। तो अब देखो कैसे काम करता है ये। ओके, तो हमारा बेसिकली अगर मैं कह दूं ना, कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ऐसे पॉइंट्स पड़े हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, अब इधर मैं ऊपर ले लेता हूँ ऐसा कुछ। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने पहले बताया था, वो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही वो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और कैसे ये की मीन्स को जनरलाइज करता है वो भी मैं बताऊंगा। तो सपोज ऐसा दे रखा है, तो अगर हम बाई आई देखें कैसे ये काम करेगा, तो अगर हम बाई आई देखें तो इसका अगर हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा कुछ होगा, राइट। ऐसा
तो बना सकते हैं इसका, ये हमारा एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और ऐसे ही इन को ले लो तो ये भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। ओके, तो मैं इसे दूसरे कलर में बना देता हूँ कि ये थोड़ा बेटर दिखे। मैं इसे सपोज ग्रीन बना देता हूँ। ओके, ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया। तो देख सक रहे हो कि कैसे मल्टीपल हमारे पास हैं। तो इनमें से ये आप एक चीज देखना, अब पहली बात क्या नोटिस करी कि कोई पॉइंट है ना, वो इन दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कोई एक जो इंस्टेंस है वो जरूरी नहीं कि किसी एक ही क्लस्टर को बिलोंग करेगा। इसमें एक इंस्टेंस मल्टीपल क्लस्टर को भी बिलोंग कर सकते हैं। तो ये मैंने एजम्पशन सोचा पहले क्या हुआ था कि हर इंस्टेंस किसी ना किसी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा, लेकिन उसके बाद मैं बताना भूल गया कि हर इंस्टेंस मल्टीपल गॉसियन कर्व्स को बिलोंग कर सकता है। ओके, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इस मॉडल का। ओके, तो इससे आप बोलते क्या है, जैसे केमीन्स में हम क्या करते हैं, केमीन्स में हम पता करते हैं कि कोई एलिमेंट किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। तो बेसिकली हम केमीन्स में ये फिक्स करते हैं कि कोई एलिमेंट आखिरकार एग्जैक्टली किस क्लस्टर में बिलोंग कर। जैसे मान लो इधर क्लस्टर्स है, इधर भी क्लस्टर्स है, इधर भी कोई क्लस्टर बनी है, राइट। और इधर हमें कोई नया इंस्टेंस मिला, सपोज ऐसा कुछ इंस्टेंस मिला, तो ये किसको बिलोंग करेगा। सपोज हमें पता चला कि ये इधर बिलोंग करता है क्योंकि इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए ये इस क्लस्टर का पार्ट है। तो हमने एग्जैक्ट पता कर लिया कि वो इस क्लस्टर का पार्ट है, राइट। तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, वो किसी एक ही क्लस्टर का पार्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल क्लस्टर का पार्ट है। ओके, तो ये जो था ना, ये के मीन्स में क्या बोलते हैं, के मीन्स में अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किस क्लस्टर का बिलोंग कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम हार्ड क्लस्टरिंग। और जब ऐसा रहता है कि हम मल्टीपल क्लस्टर को बिलोंग कर सकता है, तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्यों जनरलाइज करता है, इसलिए क्योंकि जो गॉसियन मॉडल में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो सॉफ्ट क्लस्टरिंग पे होता है, राइट। तो ये बात आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये हो गई क्लस्टरिंग की बात, कैसे क्लस्टरिंग होती है। ओके, अब देखना कि वर्क कैसे करता है। पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं। ओके, तो ये फंक्शन आखिर शो क्या कर रहा है। मैंने ये तो बता दिया ये वेट होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये जो है ना, ये म्यू, ये म्यू बेसिकली कुछ नहीं है, बस मीन वैल्यू है। तो जो हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सारे एलिमेंट्स का जो मीन वैल्यू होगा ना, सारे इंस्टेंसेस का मीन वैल्यू वही है ये। तो ये जेएथ का देख रहे हैं ना, तो ये जेएथ डिस्ट्रीब्यूशन का हम देख रहे हैं, ये जेएथ का देख रहे हैं क्योंकि यहाँ जे ले रहे हैं, तो ये म्यूजे भी लिख सकते हो इसे। ये जेएथ की मीन वैल्यू देगा। और ये क्या दे रहा है, ये बेसिकली हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स है, कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब पूछोगे भैया कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, तो आपने एक टर्म सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, वेरिएंस। ओके, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते करते होते हैं ना, तो हमारे पास एक फैक्टर, जैसे क्लस्टरिंग में आपने देखा होगा एंड के मीन्स में, कि आप वेरिएंस कंसीडर करते हो कि किस क्लस्टर से वेरिएंस कम आ रही है, राइट। इसमें कुछ कुछ बात नहीं हो सकता, लेकिन आप ये देखो कि जब ऐसा हम ले ले, तो मान लो कि आप अभी 1D में ही देख रहे हो। ओके, आप अभी 1D में ही देख रहे हो, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्लस्टर बन रखा है, ऐसा कुछ है, तो इस 1D में आप यहाँ पर y निकाल सकते हो। ये क्या हो गया मेरा, ये x डायरेक्शन वेरिएंस हो गया, ये हमारा y डायरेक्शन वेरिएंस हो गया। और यहाँ पर सपोज सपोज मैंने यहाँ पर मीन निकाल लिया, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, हम इसे डिजाइन नहीं कर सकते। ये तो मैंने दिखा दिया ना कि ये यही हमारे पास है, लेकिन अगर हमें पता करना है कि आखिर ये किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक और फैक्टर जो वो क्या चाहिए, हमें कोवेरियंस चाहिए। वो कैसे आती है, वो बेसिकली ये जो हो गया ना, ये हमारा कोवेरियंस हो गया। तो उसे डिफाइन कैसे करते हैं, कोवेरियंस बेसिकली किसी दो एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कितना इन्फ्लुएंस करता है, ये शो करता है कोवेरियंस। ओके, तो ये बात को याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंस्टेंस किसी दूसरे इंस्टेंस को कितना इन्फ्लुएंस करता है, इसके हम बोलते हैं कोवेरियंस। और कोवेरियंस मैट्रिक्स हम लिखते कैसे हैं, तो बेसिकली कोवेरियंस मैट्रिक्स जैसे होती है, यहाँ पर होता है हमारे पास वेरिएंस 1, यहाँ पर होता है कोवेरियंस 1, यहाँ पर होता है कोवेरियंस 2, और यहाँ पर होता है वेरिएंस 2। तो ये 1 2 भला है क्या। ओके,
भला मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, तो बस इतना याद रखना कि राइट वाले डायगोनल के अंदर, राइट बॉडी में डायगोनल रहती है तो वहाँ वेरिएंस लिखते हैं, और इधर रहता है वो कोवेरियंस लिखते हैं। तो ये कोवेरियंस क्या हो गई, यही जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होगी जो मैंने बताया। तो आप इसे गूगल करके भी चेक कर लो, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो ये ऐसे कुछ कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है हमारी। तो ये 1 2 क्या है, ये 1 2 बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने डायमेंशन में है। तो अभी के लिए हमारे पास, अभी मैं 2 डायमेंशन में कर रहा हूँ, राइट, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, तो मैं 2 डायमेंशन में वर्क कर रहा हूँ, इसलिए हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 बनी है कोवेरियंस मैट्रिक्स। अगर मैं n डायमेंशन में काम करूँ ना, तो हमारे पास n क्रॉस n बनेगी। ओके, कैपिटल एन क्रॉस कैपिटल एन, आप समझ लो। तो अगर मैं एन में काम करूँ तो हमारे पास एन डायमेंशन में बनेगी। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में समझ गए, तो हमें समझ में आया कि हमारा फंक्शन क्या है। ओके, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं दिखा देता हूँ, पर आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझना है, राइट। ये कहीं पूछेगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये होती है हमारी, ओके, जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं, यही हमारे फंक्शंस हैं। तो बेसिकली अब आप पूछोगे कि दो फंक्शंस क्यों लिखे हैं, तो ये फंक्शन हमारा मल्टी डायमेंशनल के लिए है, और ये हमारा 1 डायमेंशन के लिए है। ओके, आपको इसे याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो जैसे मैंने बताया था कि ये ऐसा फंक्शन होता है। आप इसे देख घबरा मत जाना कि भैया ये क्या बड़ा सा लिख दिया। तो ऐसा लिखना कि ये क्या है हमारा, ये जैसे मैं बताया था कि ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मीन वैल्यू है। ओके, और एक्स हमारा बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है अभी, और सेम थिंग इसके लिए भी है। तो आप देख सकते हो, आप इधर से ही एनालाइज कर लोगे कि आखिर 1 डायमेंशन में चेंज क्या हो रहा है। तो बेसिकली कोवेरियंस में क्या होता है, कोवेरियंस अगर आप 1D में देखो ना, तो कोवेरियंस और वेरियंस ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगी। और वेरियंस की अंडर रूट वैल्यू क्या होती है, वेरियंस की अंडर रूट वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या होती है, सिग्मा। तो अगर इससे रूट कर दूं तो मुझे सिग्मा मिल जाएगी, वही बात है। तो आप समझ सकते हो, राइट। इसे फंक्शन को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। बस मैं दिखा दिया कि आखिर वो डिपेंड कैसे करती है। और ये शो क्या कह रहा है, जैसे ये बता रहा है कि मैं, जैसे इसने आई लिए ना, तो ये ith क्लस्टर को, जो मेरा x है, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये x इस ith क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आई होप को समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली मॉडल वर्क कैसे करती है। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कोड करके देखेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखते हैं ये वर्क कैसे करती है, थोड़ा अटेंशन पे करना, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इनिशियली मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ। ओके, ये बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं दिखा जाता कि आखिर ये वर्क कैसे करती है। क्योंकि ये जो है ना, कि लाइक केमिस, क्योंकि केमिस में हम एक इटरेशन तो करते नहीं है, राइट। उसमें क्या था, मल्टीपल इटरेशन करते हैं, जब तक एक हम कंडीशन ना पहुंच जाए जहां पर हम एक प्रॉपर क्लस्टर ना फॉर्म कर दे, राइट। तो इसमें भी सिर्फ एक इटरेशन नहीं चलती, इसमें मल्टीपल इटरेशन चलते हैं। वो कैसे मैं दिखाता हूँ अभी। तो ऐसा हमने कुछ पॉइंट ले लिया, और हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया, तो ऐसे कुछ पॉइंट लिए, राइट। तो हो सकता है वो क्लियरली जितना दिख रहा हो, तो मेरा वही एम है कि अभी पता नहीं चले कि हमें हमें कौन से लेने हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, अब आप स्टेप देखना। स्टेप 1 होता है हमारे पास कि हम कोई भी, जैसे हम कोई भी के रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन उठा ले। ओके, हमें कोई भी के रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन उठाने हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं बहुत कम पॉइंट्स लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 2 ले लूंगा। तो मैं के इज इक्वल टू यानी 2, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन उठा रहा हूँ। ओके, वो दो रैंडम कौन कौन से लेंगे, मैं कहीं भी ले सकता हूँ। मैं इधर एक, इधर ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। ओके, और इधर दूसरा ले लेता हूँ इस साइड, कुछ ऐसा। तो ये बात आप नोटिस करना कि इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया कि ये जो क्लस्टर्स फॉर्म होंगे ना, इनकी शेप कुछ भी हो सकती है। ये एलिप्सॉइड हो सकते हैं, स्फीयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्लस्टर किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं, और वो शेप हम चेंज भी कर सकते हैं, खुद से डिफाइन कर सकते हैं, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं ये काम कैसे करता है। ओके, अब देखना, जैसे मैं बताया था कि वो जो फंक्शन हमने डिस्कस किया, ये जो फंक्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला फंक्शन ये डिसाइड क्या करता है कि कोई जो कोई जो
ये है कोई जो जो हम ऑब्जर्वेशन ली है वो किसी पार्टिकुलर क्लस्टर को बिलोंग करता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो अगर आप इसे सिंपल टर्म्स में देख लो, अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में दिखाऊं, अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ्स हैं, राइट, हमारे पास ऐसे ग्राफ्स हैं, ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, राइट। अब देखना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, एक मैं इधर ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ और दूसरी मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि ये किस क्लस्टर का बिलोंग करता है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हैं जैसे मैंने बताया था। तो अगर मैं पूछूं कि ये किसको बिलोंग करता है, तो आप ऐसा बता सकते हो कि ये जो है ना, ये जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से बहुत ज़्यादा है, राइट, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो से कम ही है, पीछे ही है। तो ये ऑलमोस्ट ऑफकोर्स इससे एफ एक्स को बिलोंग करेगी, तो ये पॉइंट ब्लू हो जाएगा। अब आप इधर देखो, ये एफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, जी एक्स को बिलोंग कर रहा है, इस केस में क्या करोगे, इस केस में ये हाफ एफ एक्स को बिलोंग करेगा और बाकी हाफ, एग्जैक्ट हाफ तो नहीं लेकिन आप समझने की ट्राई करो, राइट, ये हाफ ब्लू है और ये हाफ ग्रीन है, तो ये दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉफ्ट क्लस्टरिंग हो रही है, ओके। और ये बेसिकली यहाँ पर जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट पूरा ही ग्रीन हो जाएगा, ओके। आई होप को समझ में आ रहा है कि आखिर हम एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, ओके, एक्सपेक्टेशन स्टेप बोलते हैं। जो स्टेप्स हम यहाँ करने वाले हैं वो देखना। तो इसमें हम स्टेप क्या करना है, पहला कि हम दो रैंडम तो ले लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में नहीं आता है, हमें बस स्टार्ट करनी है एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम हम डिफाइन कर सकते हैं, हम एक्चुअली के कितने ले रहे हैं, कितने हम क्लस्टर्स ले सकते हैं, तो वो हम डिफाइन कर लेंगे। सपोज मैंने 2 ले लिया, उसका दूसरी स्टेप क्या होगी, हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन स्टेप। और इसमें क्या होगा जो मैंने अभी बताया, कि हम चेक करेंगे कि कौन से इंस्टेंस किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, किधर किधर क्लस्टर में जा सकते हैं, ओके। और इसमें दो ही स्टेप है, और दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि हम जो एस्टिमेशन पैरामीटर्स थे हमारे, उनको हम मैक्सिमाइज करें, ओके। तो मैक्सिमाइजेशन करते हैं किनकी, जो हमारे एस्टिमेशन पैरामीटर्स हैं, ओके। एस्टिमेशन पैरामीटर्स वो कौन से थे जो मैंने बताया, म्यू थे, एप्सिलॉन, सिग्मा थी हमारे पास, कैपिटल सिग्मा, और बेसिकली हमारे पास वेट था, राइट, हम वेट भी चेंज होते थे, वेट भी अपडेट होता रहती है, ओके। तो सपोज मैंने पाई जे लिख दिया वेट को, ओके, कंफ्यूज मत करना इसे, मैं इसे वेट से जनरेट कर रहा हूँ, ओके। तो इन सारे फैक्टर्स को मैक्सिमाइज करते हैं, और ये बात ध्यान रखना कि हर हर जो कर्व है, हर कर्व की अलग वैल्यूज होंगी, राइट। ये तीनों वैल्यूज हमें पता नहीं, इनिशियली हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हम रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं, राइट, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमें इनिशियली पता नहीं इन तीनों की वैल्यू क्या है, कुछ भी रैंडम ले रहे हैं। तो ये करता क्या है, ये हमें बेस्ट सूटेड वैल्यूज ला कर देता है ये एल्गोरिदम। और जैसे जैसे ये चेंज हो जाएंगे वैसे वैसे कर्व चेंज होते जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे ये वैल्यूज चेंज होंगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है वो चेंज होते जाएगा, और हमें कुछ अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो हमें बेस्ट सूटेड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी वही हमारा आंसर होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस, ओके। तो ये एक बेसिकली एक लूप है, ये लूप चलता रहेगा, पहले स्टेप 1 फॉलो होगा, उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 2 से दोबारा स्टेप 1 आएंगे, फिर स्टेप 2, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, जब तक हम कन्वर्जेंस ना पहुंच जाए। वो कन्वर्जेंस कब होगी, जब हमारा जो हम क्लस्टर वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, वैसे के वैसे रह रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं, एग्जैक्ट सेम तो रहना तो पॉसिबल, बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे ना नेक्स्ट इटरेशन में, तब हम कन्वर्जेंस रीच कर जाएंगे, ओके। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसकी नंबर ऑफ इटरेशन मल्टीपल रहेगी, क्योंकि अगर मैं 1 पे ही रख दूं ना, तो 1 पे अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ओके, प्रॉपर क्लस्टरिंग नहीं होगी, इसलिए हम मल्टीपल इटरेशन करेंगे और एक टाइम पे वो कन्वर्ज कर जाएंगे, और वहां पे हमें अपना प्रेडिक्शन मिल जाएगा, राइट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्क कैसे करती है, चलिए देखते हैं वर्क कैसे करती है। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करना। अब देखो, ये जो क्लस्टर्स है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट इसके बहुत नजदीक है कंपेयर टू दिस वन, ओके।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर वर्क करना है, मैं इसे इधर कर लेता हूँ। ओके, अब देखना, ये पॉइंट इस रेड के बहुत करीब है, तो ये बेसिकली रेड में चला जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स भी इसके बहुत करीब है, ये भी रेड में चला जाएगा। ये ये 3 पॉइंट, ये सारे पॉइंट ग्रीन के बहुत करीब हैं, ये सारे चले जाएंगे ग्रीन में। ये पॉइंट्स ग्रीन के बहुत क्लोज हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रेड का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसके वजह से, कोवेलेंस की वजह से, राइट। इसलिए मैंने कोवेलेंस टर्म बताई थी। और ये जो पॉइंट्स है ना, इनमें रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब ये रेड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये पूरे रेड नहीं है। आप समझना, राइट। मैं अच्छे से तो यहाँ पर पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन ये पार्शली हल्के हल्के ग्रीन को बिलोंग करेंगे, मतलब रेड ज़्यादा इधर। ओके, थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी है, रेड ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी है। ओके, और ये जो पॉइंट्स है, ये बीच में जो लाइक कर रहे हैं, इनमें आप 50-50 कर लो कि ये रेड को भी 50-50 बिलोंग कर रहे हैं और ग्रीन को भी। ओके, अब देखना अब क्या होगा। ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, ये हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हमने एक्सपेक्टेशन कर दी है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, बेसिकली हम पुराने कर्व को फॉरगेट कर देंगे, पुराने डिस्ट्रीब्यूशन हमारे किसी काम के नहीं है, और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बने ना, उससे हम नई कर्व बनाएंगे। तो अगर आप इससे ट्राई करो, तो इससे कर्व कैसे बनने वाली है, कुछ ऐसी बनेगी, राइट, कुछ ऐसी बनेगी। और दूसरी, आप ग्रीन कैसे बना सकते हो, ग्रीन भी आप कुछ ऐसे ही बना सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना कि रेड वाले रेड में रहना चाहिए, ग्रीन वाले ग्रीन में रहना चाहिए, और ऐसा ही कुछ बनने वाला हमारे पास। बेसिकली ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन आप समझने की ट्राई करो, राइट। तो ऐसा कुछ डिफिनेशन बन रहा है, राइट। ये क्या किया हमने, ये हमने मैक्सिमाइजेशन किया। अब क्या होगी, अब अच्छी बात देखना, अब अभी हम कन्वर्जेंस नहीं पहुंचा, राइट, अभी तो पहली स्टेप हुई है, हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं होंगी। अब हम भूल जाएंगे ये इन पॉइंट्स की कलर क्या है। अब ये वापस से मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसका मतलब अब लूप दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से अपनी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन से दोबारा चलने वाली है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन मिनिमाइजेशन। ओके, ईएम, मैक्सिमाइजेशन, राइट, नॉट मिनिमाइजेशन, एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन। और ये हमारी ईएम हो गई, और इसी तरह से हमारा ये मॉडल काम कर रहा है, राइट। वेरी सिमिलर टू केएनएन, केएनएन में भी तो ऐसे ही चलता है, मल्टीपल इटरेशंस में हम प्रॉपर क्लस्टर बनाते जाते हैं, राइट। ये हमने बना ली, अब क्या होगा, अब देखना, अब दोबारा से ये होगी। अब ये पॉइंट्स रेड के बहुत करीब है, तो ये रेड हो जाएंगे, ये ऑलमोस्ट रेड रहेगा, थोड़ा बहुत ग्रीन, ये ग्रीन के भी कम करीब है, तो ग्रीन भी आएगा इनमें। ये पॉइंट्स रेड के भी करीब है, तो थोड़ा बहुत रेड भी आएगा इनमें। ये पॉइंट्स बहुत कम रेड आने वाला है, बहुत कम रेड इस वाले में, और बाकी तो ग्रीन ही रह जाएंगे, राइट। ये सारे ग्रीन है। अब देखना, अब क्या होगा, जैसे मैंने पिछले स्टेप में किया था, अब वापस से ये कर्व हम भूल जाएंगे, हमें इनसे मतलब नहीं है। अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉर्म करेंगे, राइट। अब आप वापस हम किस स्टेप पे आ गए, मैक्सिमाइजेशन स्टेप पे। और यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हर बार हमारी ये 3 वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, राइट। ये 3 वैल्यूज अपडेट हो रहे हैं, इसलिए हमें नया नया कर्व मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आखिर हम कर क्या रहे हैं, राइट। ये हमने कर दिया। अब बेसिकली अब ये स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमने ये बना लिया, अब उसके बाद दोबारा भी तो बना सकते हो। अब आपको अब नई कर बना सकते हो, कैसे, ऐसे। तो भला ये हम ये डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे कि हम कोवेरियंस पर रीच कर गए। तो बेसिकली ऐसा चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जब तक हमारे कंसेक्यूटिव स्टेप्स में सेम क्लस्टर ना बन जाए। ओके, तो अगर ऐसे ही क्लस्टर दो दो में बनते जाए, तो मॉडल को पता चल जाए कि हम अगर इमरजेंसी रीच कर चुके हैं, तो उसके बाद वो रन तो करता रहे, जितना अपने स्टेप से उतना तो रन करेगा ही वो, लेकिन इसके बाद चेंज होना बंद हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली मैं अभी एज्यूम करता हूँ ये हमारा कन्वर्जेंस है, मैं ऐसे इंटेंट करा था, ऐसे ही बनेंगे। तो ऐसे स्टेप चलते रहेगा जब तक ये कन्वर्जेंस ना पहुंच जाए, राइट।
तो बेसिकली ये कब तक चलेगा, जब तक हम कन्वर्जेंस ना पहुंच जाए। आई होप आपको समझ में आया कि एक्चुअली मॉडल वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो ये था हमारा इस मॉडल का वर्किंग। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ये देख इम्प्लीमेंटेशन देखने वाला है, तो हम मॉडल क्रिएट करेंगे, हम ये 3 वैल्यूज निकालेंगे, हम वेट निकालेंगे, हम मीन निकालेंगे, हम इसकी कोवेरियंस निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कन्वर्जेंस हो रही है या नहीं, बेसिकली कन्वर्जेंस हो रही है या नहीं। ये सब हमारा टास्क है, हम जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली हार्ड हार्ड क्लस्टरिंग की स्कोर, हार्ड क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, सॉफ्ट क्लस्टरिंग कैसे करते हैं। ये दोनों दोनों अलाउ करता है। आप चाहो तो किसी पार्टिकुलर क्लस्टर में फिक्स कर सकते हो, जैसे ये वाली इस क्लस्टर के बिलोंग कर रही है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। सॉफ्ट क्लस्टरिंग कैसे करते हैं। और फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये जो मॉडल है ना, एक और चीज अलाउ करता है कि ये हमें नई स्टेटिस्टिक डेटा दे सकता है। ओके, तो नए सैंपल दे सकता है, तो न्यू सैंपल निकालेंगे और फाइनली मैं दिखाऊंगा कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो ये सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई, आई होप आपको आपको ये समझ में आया कि ये एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आप ये मॉडल पूरा नहीं कर पाओगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।